हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइफस्मिथ पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आनंद द्विवेदी, आपका सोशल साइंस एजुकेटर, और आज हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का होना किसी भी देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है। कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करता है, इन सभी चीजों की बेसिक जानकारी हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाला है। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा और 2 या 3 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हम इसमें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाई डज कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, हम ये समझेंगे। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं, यानी वो स्पेशल जो खासियत है हमारे संविधान में, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम जिन चीजों को पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, यानी हमारे देश में केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, ये सरकारें कैसे फंक्शन करती हैं, इनका प्रोविजन क्या है, ये सभी हम फेडरलिज्म में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे देश में कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन करता है, इसके संबंधित जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसको जानेंगे। फिर देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे डेमोक्रेसी में पावर, जो पॉलिटिकल पावर होता है, पावर टू टेक डिसीजन, ये एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो कैसे सेपरेशन किया गया है पावर का, ये देखेंगे। फिर हम फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। हम नागरिकों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, जिनमें से 6 राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके फीचर्स इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम लोग सेकुलरिज्म को जानेंगे। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, वो जैसे चाहे अपने धर्म का प्रचार प्रसार या जो भी प्रोफेशन अपना प्रोफेस कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी वो करना चाहते हैं धर्म के अनुसार वो कर सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, जब राइट्स आता है तो साथ साथ ड्यूटीज को लेकर के आता है, यानी ड्यूटीज के अभाव में राइट्स का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम इस फैक्टर में आगे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समराइज करेंगे उसको, और ये लास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाकी दुनिया के दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है, कैसे बेहतर है। तो चलते हैं इस चैप्टर के डिटेल्स में। आप यहां देख रहे हैं कुछ लोग यहां आपको फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए यह तस्वीर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आप जब गेम खेलते हैं, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्यों हम किसी गेम को फुटबॉल कहते हैं और दूसरे को वॉलीबॉल कहते हैं? देखिए, जिस गेम में हम बॉल को पैर से मारते हैं वो फुटबॉल कहलाता है, और यदि हम इसी को हाथ से मारकर खेलते हैं उसको वॉलीबॉल बोलते हैं। यानी जो रूल है, यानी बॉल को आप पैर से अगर मारते हैं, ये रूल डिसाइड करता है। यानी किसी गेम को फुटबॉल बनने के लिए उसका रूल डिसाइड करता है कि अगर आप पैर से मारते हैं उसको तो वो फुटबॉल है, हाथ से मारते हैं तो वॉलीबॉल है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन रूल ये डिसाइड करता है, एक गेम को दूसरे गेम से सेपरेट करता है। ठीक वैसे ही देशों में भी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कोई देश डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक, यानी जनतांत्रिक देश है या कोई गैर जनतांत्रिक। मतलब अगर डिक्टेटरशिप है तो वो जनता का चुना हुआ नहीं होगा, जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का रूल वहां नहीं होगा।
तो ये वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किस देश में डेमोक्रेसी है और किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये देशों के कैरेक्टर को जानने के लिए, नेचर को जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देश में बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, तो इन सभी के बीच आपस में सामंजस्य रह सके, वो एक साथ रह सके, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, या अगर डिस्प्यूट होता है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जा सके, सरकारें सही ढंग से काम कर सके, इन सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। ये सारे रूल रेगुलेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी होता है किसी देश के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के लिए। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होती हैं। सोसाइटी हैज फंडामेंटल लॉज दैट डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट, यानी हर सोसाइटी का फंडामेंटल लॉज होता है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, और ये जो नियम कायदे कानून होते हैं यही डिस्क्राइब करते हैं कि वह समाज कैसा है, साथ ही साथ ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। कौन सा देश किस प्रकार का है, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे एक रूल के द्वारा ही डिसाइड हो जाता है कि कोई गेम फुटबॉल है या वॉलीबॉल, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड कर देता है कि कोई देश डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है। Laws are formed by agreement where different groups of citizens coexist। लगभग तमाम देशों में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तरह तरह के जब लोग होंगे तो प्रायः उनकी सहमति से ही नियम कानून बन सकता है, कोई एक वर्ग के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता, और सभी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलजुल करके कानून का फॉर्मेशन करते हैं। यानी लॉ जो होता है वो एक तरह से एग्रीमेंट होता है जो किसी भी देश में रहने वाले तमाम लोग मिल करके करते हैं। जैसे भारत के संविधान को ही लिया जाए तो हर वर्ग के लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया गया, हर वर्ग के लोगों ने बैठ करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसमें किसी एक वर्ग के लोग नहीं हुआ करते थे। डिटेल्स में हम लोग अंदर इसको समझेंगे इस चैप्टर में। द मोस्ट ऑफ द नेशंस दिस एग्रीमेंट इज अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश देशों में ये रिटन फॉर्म में है। रिटन फॉर्म का मतलब है लिखित फॉर्म में है, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक एक नियम कानून लिखा हुआ है। विच वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी निसंदेह इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रिटन लॉज है जो देश में लागू होता है, इसके आधार पर ही देश के सारे फंक्शन होते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे? तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, किसी भी देश का सबसे ऊपर का कानून है, जो ये बताता है दैट डिफाइंस दैट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही देश में गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, सरकार कैसे बनेगी, कैसे नियुक्ति होगी हमारे मंत्रियों की, ये सब डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इट्स पावर्स, सरकार में जो लोग हैं उनके पावर क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में हम नागरिकों के अधिकार और हमारे कर्तव्य, राइट्स मतलब अधिकार और ड्यूटीज मतलब कर्तव्य, तो राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होते हैं, मतलब लिखे गए होते हैं। देखिए हम सब के जीने के लिए अधिकार आवश्यक है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने ड्यूटीज को भी परफॉर्म करें। तो राइट्स और ड्यूटीज ये साथ साथ आते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन चीजों की गारंटी देता है, तो हमें भी अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाने चाहिए, तभी हम सही मायने में राइट्स के हकदार हैं। यहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा की गई थी।
ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाया गया था? दिसंबर 1946 में, आजादी के एक साल पहले दिसंबर 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग किसने की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की थी। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है। इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना शुरू किया। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 members in 1946। 1946 में जो टोटल लोगों की संख्या थी वो कितनी थी? 389। लेकिन आप जानते हैं कि बाद में देश का बंटवारा हो गया, एक तरफ इंडिया हो गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान हो गया। इंडिया पाकिस्तान में हमारा देश बट गया। ये बहुत ही एक तरह से कहें दुखद पल था जब कॉम्युनल बेसिस पर, धर्म के आधार पर हमारे देश दो हिस्से में बांट दिए गए। वो दुखद था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो देश जब बटा ना, उसी समय ये जो मेंबर्स थे 389, इनमें भी सेपरेशन हो गया, ये भी दो हिस्से में बट गए। तो आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दिस नंबर रिड्यूस्ड एंड इट बिकेम 299। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स रहे जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट किए। उनकी संख्या कितनी थी? 299। तो 299 लोग मिलकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन, दैट वाज 389, आफ्टर पार्टीशन it was 299. It was headed by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे, जो सर्वे सर्वा थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क डे एंड नाइट, बहुत मेहनत इन लोगों ने किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने तैयार कर दिया। कितने सालों में? 2 साल, 2 years 11 months and 18 days। यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। यानी अगर हम कहें तो 3 साल में 12 दिन कम नहीं, 3 साल 3 years में कितने दिन कम है? तो 12 days, केवल 12 दिन कम है 3 साल, लगभग 3 साल का समय इसमें लग ही जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया। इसको एडॉप्ट भी किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे या नेशनल लॉ डेज के रूप में इसे मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके बाद 26 नवंबर को तो इसको अंगीकृत कर दिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन देश में ये लागू बाद में हुआ। इसके पीछे कारण है कि आखिर डिले क्यों किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। इसके पीछे कारण था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इतिहास से जुड़ा हुआ यह घटना है जब पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और पहली बार इंडिपेंडेंस डे के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये जो 26 जनवरी का डे है ना, इस डेट को अमर बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। इसको हम लोग इस रूप में मनाते हैं, तो ये हमें रिपब्लिक डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। रिपब्लिक डेज हर साल हम लोग आते हैं, एवरी ईयर ये रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं। राइट्स विच आर कंसीडर्ड इसेंशियल और फंडामेंटल फॉर वेल बीइंग ऑफ पर्सन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है, उनमें से कुछ राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बगैर
हम शायद सरवाइव भी ना कर सकें, या अगर ये फंडामेंटल राइट ना हो तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आजादी ही खत्म हो जाएगी। तो फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं कि इन्हें हमारे वेलबींग्स के लिए जरूरी माना जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। टोटल इनकी संख्या है 6। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 6। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट में सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी हमें यहां समानता का अधिकार मिलता है। यह जो राइट हमें दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 टू 18 यानी आर्टिकल 14 से 18 तक जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। इसके डिटेल्स में हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हमें मिलता है फंडामेंटल राइट्स का, वह है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब आजादी का अधिकार, यानी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है। किन किन चीजों की आजादी देता है आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये फ्रीडम जो हमें दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 19 टू 22 में वर्णित है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के पढ़ सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर हर तरह के बुक्स उपलब्ध होते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उपलब्ध है। आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए। बीइंग इंडियंस ये पढ़ना बहुत जरूरी है, जानकारी के लिए भी और एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते भी ये हमें पढ़ना चाहिए। जो नेक्स्ट राइट फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हैं वह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मान लीजिए कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ आपको अधिकार दिया गया है, आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के तहत जो कानून लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लॉ बनाया गया है, उसको आर्टिकल 23 से 24 यानी आर्टिकल 23, 24 में ये आपको दोनों ही लॉस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट राइट की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए हम सबको अपने धर्म के पालन करने का, हमें अपने धर्म को पालन करने का अधिकार दिया गया है। हम अपनी इच्छा से धर्म का बदलाव भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो धर्म आपको पसंद है आप अपना सकते हैं, आपको ये आजादी दी गई है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25 टू 28 ये आपको 4 जो आर्टिकल्स हैं ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए हम सब का अधिकार है कि हम अपने कल्चर के हिसाब से जिए, हम अपने कल्चर के अनुसार जो एजुकेशन हमारा बनता है हम वो एजुकेशन प्राप्त करें, और इस अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 से 30 यानी आर्टिकल 29 और 30 में इस चीज की चर्चा की गई है। ये अधिकार हमें इस आर्टिकल के तहत मिल रहा है। छठा और लास्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी हमें हमारी जो जितने अधिकार हैं वो संवैधानिक रूप से हमें प्राप्त किए गए हैं। अगर कोई हमारे अधिकार का हनन करता है तो उस कंडीशन में हम कोर्ट जा सकते हैं और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसके विरुद्ध में कार्रवाई करा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें वर्णित की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में। तो कुल मिलाकर के ये 6 फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना चाहिए, और किस किस आर्टिकल में है ये भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ये सारे राइट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स इन्हें माना जाता है। लेट अस मूव अहेड। These fundamental rights have an importance of their own. फंडामेंटल राइट्स का अपना इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल राइट्स अगर ना होंगे तो निसंदेह लोगों का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक लड़ाई लड़ करके ये आजादी प्राप्त की, यूं ही थोड़ी ना की थी, उसके पीछे कारण थे जिसकी वजह से ये लड़ाई लड़ी गई थी। एक्सक्यूज मी।
नाउ दे इंश्योर ऑल सच फ्रीडम्स टू एन इंडिविजुअल विच मेक हिज लाइफ हैप्पी एंड वर्थ लिविंग। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल्स हमारे लाइफ को हैप्पी बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। कौन से राइट? ऐसे सारे राइट्स की बात यहाँ की जा रही है, लेकिन यहाँ राइट टू फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। जो आजादी का अधिकार हमें मिला हुआ है, ये हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में और जीवन को वर्थ ऑफ लिविंग मतलब जीने लायक बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दे प्रोवाइड इक्वल स्टेटस, यानी राइट टू फ्रीडम भारत के सभी नागरिकों को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी एक बराबर है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स कौन सा राइट कहता है? तो राइट ये हमारा फंडामेंटल राइट्स कहता है कि हम सभी इक्वल हैं, एक समान हैं। इतना ही नहीं, ये हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। भारत का हर एक व्यक्ति को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और फंडामेंटल राइट हमारे लिए क्या करता है? तो दे सेव हिम फ्रॉम एनी एक्सप्लॉइटेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए स्टेट और एनी इंडिविजुअल। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अधिकार का हनन कर रहा है, अगर राज्य की सरकार आपके अधिकार की हनन कर रही है, इस कंडीशन में आप अपनी बचाव इस फंडामेंटल राइट्स के तहत करते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें एक्सप्लॉइटेशन से सेव करता है। यानी इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट का? तो फंडामेंटल राइट हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है, हमें इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है, हमें डेवलपमेंट का, ग्रोथ का इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और साथ ही साथ ये हमें किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से सेव करता है, यानी बचाता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट्स ही हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब पहला फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में है? आपने पहले भी देखा है इसको, आर्टिकल 14 to 18 में इसकी चर्चा की गई है। तो राइट टू इक्वलिटी कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने समानता की बात की गई है। एंड इक्वलिटी इन प्रोटेक्शन बाय लॉज, कानून एक समान प्रोटेक्शन सबको देगा इररेस्पेक्टिव ऑफ, यानी ये किसी भी मामले में भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं। किसी का स्टेटस यानी कोई बड़ा हो छोटा हो, बिल्कुल कानून इसका ख्याल नहीं रखेगा, सबको एक बराबर अधिकार प्रदान करेगा। जाति के नाम पर, रेस के नाम पर, क्रीड के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, सेक्स और कलर, किसी भी आधार पर, इन सभी जिनकी चर्चा यहाँ पे की गई है, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी लोग इक्वल हैं। एवरीबॉडी विल बी इक्वल। The Constitution prohibits any sort of discrimination among the citizens of the Republic on any ground. किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी किसी को कम अधिकार देना, किसी को अधिक अधिकार देना, किसी के साथ अन्याय करना, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स रहते हुए कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। ये हमें कौन राइट प्रोवाइड करता है? तो राइट टू इक्वलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, सभी बराबर हैं। देखते हैं ना, तराजू यहाँ दिया रहता है, तराजू बिल्कुल ये एक समान रहता है, इसकी दोनों जो पलड़े होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, जो इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल पब्लिक लाइफ, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है इन ऑल द फील्ड ऑफ पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में हर फील्ड में बराबरी दी गई है। एंड इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डिसाइड नहीं करता, गारंटी देता है इसका।
इट इज गारंटीड। कौन सा आर्टिकल होगा? इसका आर्टिकल है 16, अंडर आर्टिकल 16 नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, जन्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पब्लिक अपॉइंटमेंट है, यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई अमीर का बेटा हो, कोई गरीब का बेटा हो, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इससे कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को एक बराबर मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। यानी जिसके पास टैलेंट होगा उसको जॉब दिया जाता है। इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। अब प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी के राइट की वजह से जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस पहले हुआ करता था, छुआछूत की भावना हुआ करती थी। आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे समाज में अनटचेबिलिटी देखने को मिलती थी। कुछ जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को अछूत मानते थे। वो मानते थे कि उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। इस तरह की भावना बहुत ही गलत थी, नहीं होना चाहिए था। राइट टू इक्वालिटी ने इस अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म हैज बीन मेड एंड ऑफेंस। आज अगर कोई इस तरह का कार्य करता है, अगर आज कोई अनटचेबिलिटी का काम करता है तो उसे अपराध माना जाता है। और ऐसे करने वाले लोग कहां रहेंगे? उनके लिए लाल घर बना हुआ है, यानी उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। यानी ये पनिशेबल है बाई लॉज, यानी कानून के तहत ये पनिशेबल है। ऐसे करने वाले लोगों को दंड दिया जाता है। तो अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब बात करते हैं सेकंड राइट की, जो है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है टू बी फ्री, आजाद होना। यानी कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपको आपकी इच्छा के बगैर कहीं पर रोक नहीं सकता है, बंदी नहीं बना सकता है। ये आपको ये अधिकार दिया गया है फ्रीडम की। आप जहां चाहें जा सकते हैं, आप जो कार्य करना चाहें कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल्स में क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 19 टू 22, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम की। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से राइट मिल रहे हैं? सो देखिए, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। आपको किसी भी मैटर पर अगर लगता है कि हमें कुछ बोलना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको स्पीच का अधिकार दिया गया है। आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और क्या कर सकते हैं? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अगर हमें कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी है, कुछ लोगों के साथ हमें किसी पब्लिक प्लेस पर जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं, असेंबली करने का अधिकार है। शर्त यही है कि ये पीसफुल होना चाहिए। ये नहीं कि 50-100 लोगों को ले गए और वहां पे दंगा फसाद करा दिए, बिल्कुल ये अलाउ नहीं है। अगर दंगा हुआ, अगर किसी पे हमले हुए, तो निसंदेह ये बहुत बड़ा अपराध है और फिर लॉज तो अपना काम करेगा, ऐसे लोगों को सजा भी मिलती है। यानी हमारी असेंबली पीसफुल होना चाहिए। हजारों लोग आप जाओ, कहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। और क्या? विदाउट आर्म्स। कोई भी ग्रुप हथियार लेकर के बाहर नहीं जा सकता, बिना आर्म्स के जाना होगा। बिना आर्म्स कहते हैं हथियार को, जिसमें तलवार, गन, बंदूक ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। हम लोगों को अधिकार है, हम लोग यूनियन बना सकते हैं, हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई दल बना सकते हैं। जैसे मान लो राजनीतिक दल बन रहा है, कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। मतलब वी कैन फॉर्म ग्रुप। आपको लगता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, तभी तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो एसोसिएशन बनाने का अधिकार हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये राइट कहता है, राइट टू फ्रीडम कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में जहां चाहे वहां जा सकता है,
जहां रहना चाहे रह सकता है। आपको टू मूव फ्रीली, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के उसका मूवमेंट अलाउड है। हम लोग कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकते हैं हमारे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत। नेक्स्ट, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको लगता है कि हमें इस राज्य में नहीं रहना, हमें दूसरे राज्य में अपना घर बना कर रहना है, भाई जाओ, कोई नहीं रोक रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप किसी भी राज्य में जा करके वहां रिसाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला है। अगर कोई रोक रहा है, कोर्ट है उसके लिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है। नाउ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपको जो काम करने की इच्छा हो आप कर सकते हैं। अब जो काम का मतलब इलीगल नहीं, ये ध्यान रखना है। हम आप कोई भी काम नहीं कर सकते, जो काम लीगल है वही कर सकते हैं। लीगल मतलब जो कानूनी तौर पर जायज है, ठीक है। जिस काम को करने से कानून मना करता है उस काम को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जितने अच्छे वाले काम हैं, जितने लीगल वर्क हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई सर्विस करना चाहते हैं, कोई सेवा देना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। अपनी इच्छा है, कोई थोपेगा नहीं कि नहीं तुमको ये काम करना है। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई व्यवसाय आप कर सकते हैं, कोई ट्रेड कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, अपनी छूट है। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी किया जा सकता है। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन दैट वी कैन स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी। राइट टू स्पीच का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को गाली बकना शुरू कर दें, किसी का अपमान कर दें, बिल्कुल ये मना है, नहीं होना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है आप बोल तो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको दूसरे की नुकसान नहीं पहुंचानी है, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना है, किसी को डिफेम नहीं करना है। अगर आपने किसी के बारे में भला बुरा बोल दिया जो सही नहीं है और उससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, तो पता है क्या होगा, इसके लिए भी एक्ट है, आपको डिफेमेशन एक्ट, यानी आपको डिफेम करने की वजह से वो जेल भेज सकता है। इसलिए हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें यह ख्याल रखना होगा कि हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, जो फ्रीडम और इक्वलिटी का कंसेप्ट होता है ना, वो सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति या एक समूह के लिए नहीं होता। जो आजादी ए को मिल रहा है वही आजादी बी को भी मिल रहा है, वही आजादी सी को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इसलिए आजादी लिमिटेड फॉर्म में होती है। हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमें चाहिए वही दूसरे को भी चाहिए। तो हमारी जो आजादी है दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हम बोल तो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, लेकिन हम किसी के अगेंस्ट में भला बुरा नहीं बोल सकते हैं, अच्छे बोलने चाहिए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। यानी कोई अगर किसी का शोषण कर रहा है, यानी आवश्यकता से अधिक उससे काम ले रहा है, उसको मार पीट रहा है, उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन में उस व्यक्ति को राइट दिया गया है, वो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में जा सकता है। कहाँ जाएगा भाई? तो इसके लिए बहुत बड़ा कोर्ट का सिस्टम हमारे देश में है, जुडिशियरी है, अदालतें हैं, जजेज हैं, बड़े बड़े वकील हैं। तो ये सभी हैं जो हमें एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं। Now the Constitution of India puts a firm end to such exploitation as forced labor। क्या क्या नहीं कराया जा सकता है, यानी किन किन चीजों को एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में रखा गया है। आपसे कोई जबरदस्ती काम करा रहा हो तो ये एक्सप्लॉइटेशन है। आपको इच्छा नहीं है कोई काम करने की, अब कोई काम का मतलब ये नहीं है कि आप पापा से कहें कि हम पढ़ेंगे नहीं, जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई पढ़ना लिखना जरूरी होता है, वो कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो वर्क की बात की गई है, जो हम अपने लाइवलीहुड के लिए जो काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसकी बात की गई है ना। लेबर की बात की गई है, आपकी पढ़ाई को लेबर नहीं कहा जा सकता है। तो कोई व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता है काम करने के लिए, ये हमारा अधिकार है। कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी को कि आप भीख मांगो। नहीं, आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बार ऐसे होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, बच्चों को बैठा देते हैं भीख मांगने के लिए, जो पैसा मिलता है उसका कुछ हिस्सा अपने ले लेते हैं
और कुछ हिस्सा बच्चों के सर्वाइवल के लिए देते हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिया, ये नहीं हो सकता। नोबडी कैन फोर्स एनीबडी फॉर बेगिंग। और क्या, ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन, इंसानों की खरीद बिक्री, महिलाओं की खरीद बिक्री, महिलाओं को खरीदना और बेचना नहीं हो सकता, बच्चे को खरीदना या बेचना नहीं हो सकता। आपको याद होगा, आपने किसी क्लास में पढ़ा होगा, एक समय हुआ करता था जब दास प्रथा हुआ करती थी, स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, इंसानों की खरीद बिक्री होती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीटली प्रोहिबिट कर रखा है, किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, आप किसी को उसकी मजदूरी से कम पेमेंट दे करके काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब उसकी आजादी है, जितना उसको पेमेंट मिलना चाहिए उतना पेमेंट लोगों को देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कम पेमेंट पर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। हाँ, लोग कम पेमेंट पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया जाता, वो अपनी इच्छा से करते हैं। अगर वो कहें कि हमको काम नहीं करना है तो वेल एंड गुड, वो जा सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी रखे गए हैं, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से ये फ्री करता है। नेक्स्ट है, दिस राइट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। अब देखो, 14 ईयर्स से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, इनका अधिकार है केवल पढ़ाई लिखाई करना। 14 साल से उम्र कम है, उनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें माइंस में काम कराता है, माइंस बहुत खतरनाक होता है ना, कि कोल माइंस है नहीं, तो अगर बच्चे माइंस में काम करेंगे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, इस तरह से वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए माइंस में उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। ध्यान रखिए, 14 ईयर्स तक, जनरली 14 ईयर्स में बच्चे 10th क्लास में पहुंच जाते हैं, तो जब तक बच्चा 10th पास नहीं कर सकता उसका एक ही काम है, और उसका काम क्या है, तो वो है स्टडी। वो केवल स्टडी करेगा और कोई काम नहीं करेगा। और कहां काम नहीं करेगा भाई, फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री में भी काम नहीं कर सकता। 14 ईयर्स से पहले फैक्ट्री में कोई काम नहीं कर सकता, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन भी नहीं कर सकता, ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रॉड विद डेंजर, ऐसा कोई भी धंधा जिसमें खतरा हो। डेंजर मतलब खतरा, तो अगर किसी काम में खतरा है वह नहीं कर सकता। खतरा वाले काम क्या हो सकते हैं, जैसे गन पाउडर से कोई काम करना हो, यानी बारूद का काम करना हो, धारदार हथियार से काम करना हो, आग के पास काम करना हो, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। बड़े बड़े मशीनों में काम करना हो तो कभी भी लोग मशीनों के चपेट में आ जाते हैं। तो ये सभी काम डेंजरस वर्क है, और 80 आपको 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे, 14 क्या, इसमें तो आगे 18 ईयर्स तक भी दिया गया है। डेंजरस वर्क तो 18 साल तक के बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। 14 से ऊपर और 18 से कम जो रेंज होता है, इसमें सेफ वर्क करने की आजादी दी जाती है, यानी ऐसा कोई कार्य है जो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, तो नो इशू, वो बच्चे कर सकते हैं। मैं सलाह यही दूंगा कि इन बच्चों को भी पढ़ाई करनी चाहिए, हायर एजुकेशन तक पढ़ाई करनी चाहिए, ये जरूरी होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए, इससे ह्यूमन रिसोर्स का फॉर्मेशन होता है। बॉन्डेड लेबर इन एनी फॉर्म, बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है ना बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर का मतलब है बंधुआ मजदूर। भाई एक ही बार आपने नौकर रख लिया, वो सालों भर आपके घर पे रहेगा, सालों भर वो काम करेगा, जबरदस्ती आप नहीं, अगर उसको अलाउ नहीं करते हो जाने के लिए, तो ये बंधुआ मजदूरी कहलाता है। आजकल अब बंधुआ मजदूरी नहीं होता है, इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है, मतलब कहता है कि बंधुआ मजदूर नहीं रखा जा सकता है। तो बॉन्डेड लेबर एनी फॉर्म हैज आल्सो बीन मेड इलीगल, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, और कोई भी गैर कानूनी काम करने की सजा होती है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है तो उसके लिए सजा निर्धारित की गई है, और उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। तो हमें मिला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको आपने बहुत डिटेल्स में समझ लिया है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट राइट की, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डियर स्टूडेंट्स, रिलीजन बहुत जरूरी माना जाता है हम सब के लिए।
धर्म का पालन तो हर व्यक्ति प्रायः करते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो धर्मों में विश्वास नहीं रखते, और विश्वास करना भी चाहिए। ईश्वर ने, प्रकृति ने इतनी सारी चीजें हमें दी हैं, तो निसंदेह हमें तो इसमें फेथ होना चाहिए। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है ना कि हम लोग अपने रिलीजन के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सबसे पहले समझिए सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ किसी भी एक धर्म की महानता नहीं है, सभी धर्म एक बराबर हैं। धर्म को देख करके कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। तो सेक्युलर स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया द फ्रीडम। कौन कौन से फ्रीडम दे रहा है? यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के संबंध में कौन कौन सा फ्रीडम दे रहा है? तो पहला है टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी अपने चॉइस के हिसाब से रिलीजन आप फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि हम हिंदुइज्म को फॉलो करेंगे, सनातन धर्म को फॉलो करेंगे, सनातन बन जाइए। आपको लगता है इस्लाम को फॉलो करेंगे, इस्लाम को आप अपना सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं। आप जितने धर्म है, आपको जो इच्छा करे। हमारा संविधान कहता है कि आपको जो रिलीजन पसंद हो आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये आजादी है। दूसरा क्या है? टू प्रैक्टिस, यानी हम अपने धर्म के अनुसार काम कर सकते हैं। आप अगर हिंदू हैं तो आप टेंपल जा सकते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं आप मस्जिद जा सकते हैं, आप नमाज कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक वे, यानी धर्मों में जो तरीका बताया गया है उस तरीके के अनुसार हम लोग अपना काम कर सकते हैं। एंड टू प्रीच इट। प्रीच का मतलब क्या होता है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। देखिए, दो वर्ड होता है। एक वर्ड होता है टीच। टीच का मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग, जो आपको किताबें जो पढ़ाई जा रही है ना, या आपको मैथ साइंस ये सभी, तो इसको टीचिंग कहते हैं, टीचिंग। और धार्मिक अगर ज्ञान किसी को दी जाए तो उसको कहते हैं प्रीच। इसको बोलते हैं प्रीच। तो हम लोग प्रीच कर सकते हैं, यानी दूसरे को धार्मिक ज्ञान दे सकते हैं, यानी धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये सभी अधिकार किसी एक धर्म को नहीं, सबको दिया गया है। जितने रिलीजन हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं सभी रिलीजन को एक बराबर महत्व दिया गया है। ये हमारा राइट टू फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगला जो राइट यहाँ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इस राइट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा होगा तो हो सकता है कि आपको बोरिंग फील हो। तो अब तक हमने जितना पढ़ाया है आप उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। नहीं अगर कोई टॉपिक क्लियर होता है आप वीडियो को दोबारा से इसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी अगर नहीं आता तो फिर डाउट सेक्शन में जाकर के लाइसमिथ ऐप पर, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो लाइसमिथ ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके डाउट सेक्शन में जाकर के आप आसानी से क्वेश्चन दे सकते हैं। लाइसमिथ ऐप पर सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। इसके अलावा डीपीपीज आपको वहां मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर और नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। यानी आपके जरूरत की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तो आप लाइसमिथ ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।